नमस्कार। एमपी के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े उपचुनाव क्या सबसे महंगे उपचुनाव भी साबित होंगे? अगर 2018 के उपचुनाव से तुलना करें तो 28 सीटों के उपचुनाव 5 गुना महंगे हैं। एक सीट पर करीब 3.25 करोड़ का खर्च आ रहा है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज 40 करोड़ रुपए चुनावी खर्च के लिए राज्य सरकार से और मांगे हैं और अब इस खर्चे पर शुरू हो गई है सियासत। कांग्रेस ये कह रही है कि जो खर्चा बढ़ा है वो उन दल बदलुओं से वसूला जाना चाहिए जिनकी वजह से वोटर पर ये चुनाव थोपे गए। उधर बीजेपी का जवाब ये है कि अगर पैमाना यही है तो कांग्रेस की वजह से तो कई राज्य सरकारें भंग हुई और इस लिहाज से उन पर करोड़ों की वसूली निकलती है। लेकिन सियासत से अलग भी देखिए, एक वोटर की नज़र से देखिए तो वाकई कोरोना के संकट में हो रही ये उपचुनाव केवल उम्मीदवार का इम्तिहान नहीं है, केवल सियासी दलों की परीक्षा नहीं है, कड़ी परीक्षा और अग्नि परीक्षा वोटर की भी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि खर्चा कहां कहां बढ़ा है। अट्ठाईस सीटों के ये उपचुनाव हर मामले में ऐतिहासिक हैं। ये पहले ऐसे उपचुनाव होंगे प्रदेश के जहां चुनाव का खर्च 5 गुना तक महंगा हो गया है। 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की मांग की है। ये 40 करोड़ के उस बजट के अलावा राशि है जिसका सरकार चुनाव के लिए पहले ही प्रावधान कर चुकी थी। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पहले से ये कहती रही है कि कोरोना संकट के इस माहौल में ये उपचुनाव थोपे गए हैं। अब एक नजर में जान लीजिए खर्च क्यों बढ़ा। असल में बढ़ा हुआ खर्च कोरोना संकट के एहतियात का है। मतदान केंद्रों तक कर्मचारियों को फिजिकल डिस्टेंस के साथ भेजने के लिए परिवहन का खर्च बढ़ा है। एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज होंगे, हर बूथ के दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वेटिंग रूम बनेंगे। इस बार महिला पुरुष के लिए अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी रहेगी बूथ पर। जो कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके लिए पीपीई किट खरीदा जाएगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि उपचुनाव दल बदलने वाले नेताओं की वजह से हो रहे हैं, लिहाजा वसूली भी उन्हीं से की जाए। मध्य प्रदेश पे लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले लोगों के कारण जो 5 गुना चुनाव का खर्च बना है, जिन्होंने अपने मत को बेचा, जनता को मत को बेचा, आज उसकी कीमत फिर वापस जनता को भरनी पड़ रही है। ये खुद तो 35 से 50 करोड़ लेके अपने घर भरने का काम कर लिया, पर जनता की गाड़ी कमाई से 5 गुना खर्च फिर उपचुनाव हो रहा है। मेरा आग्रह है जनता से कि इनको सबक सिखाया ताकि आगे आने वाली पुश्तें याद रखें कि बिकाऊ लाल मिलावट रामों के साथ क्या होता है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों के साथ क्या होता है, और क्यों ना ये चुनाव का खर्च इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों से भरा जाए ताकि उसकी भरपाई करी जाए, क्योंकि इनने कमाया बहुत है। जो खर्चा लगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा लिया जाना चाहिए। उपचुनाव के 5 गुना महंगा होने पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को भंग किया, कांग्रेस पर करोड़ों की वसूली निकलेगी। कांग्रेस के ही सदस्य और विधायक 25 ने अपने पदों से त्याग पत्र दिया, संवैधानिक अधिकारों लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें भंग कर दी, केवल ये इनकी पार्टी की नहीं थी। और इन सरकारों को भंग करने पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका गलत दुरुपयोग करना बताया भी कि संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस की सरकार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जताया बताया। तो जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हों, 100 से ज्यादा सरकारें भंग करने वाले हों, तो उनसे तो लाखों करोड़ रुपया हर्जाना बनता है इस देश के खजाने के लिए। इसमें दो राय नहीं कि ये उपचुनाव एमपी की राजनीति के दो बड़े सियासी दलों का भविष्य ही तय नहीं करेंगे। इस बार उम्मीदवारों के साथ चुनाव 28 सीटों पर वोटर का भी बड़ा इम्तिहान लेंगे। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव, और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव।
दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। अनुराग का रुख सबसे पहले। अनुराग, वोट तो हमेशा से कीमती रहा है, लेकिन कोरोना के संकट में वोटर की जान भी कीमती है। एक आकलन अगर समझा सके हम दर्शक को कि क्यों महंगा हुआ है ये चुनाव और कैसे एक वोट की कीमत बढ़ी है। देखिए शेफाली जी, चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत जो पोलिंग बूथ हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि एक पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता ना जुट सकें। इसको लेकर इंतजाम करना होंगे और इसी के साथ कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन के तहत जिन चीज़ों का इस्तेमाल होना है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो या फिर मास्क, उन तमाम सामान की खरीदी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई मतदाता पोलिंग बूथ पर बिना मास्क के जाता है तो वहां पर उसको मास्क देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पैरामेडिकल के स्टाफ को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। पीपीई किट में भी कुछ मेडिकल स्टाफ के ऑफिसर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा अमला, सरकारी अमला इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए लगाया जाएगा, जो कि एक जिले से दूसरे जिले के लिए जाएगा। पहले सामान्य तौर पर जब चुनाव होते तो एक बस में बैठकर मतदान कर्मी पहुंचते थे, लेकिन अब उन बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा क्योंकि जो मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए जाएंगे उनमें भी फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो उसके लिए ज्यादा बसों का परिवहन की व्यवस्था करना होगी। इसके अलावा जो सामग्री भेजी जाएगी, चुनाव को लेकर सामग्री लेकर जाना है, उसको लेकर भी अलग से इंतजाम किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कोविड-19 के चलते जिस तरीके के हालात बने हैं और सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल इलाके में कोरोना का संक्रमण फैला है, वहां पर किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। और किस तरीके से कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन किया जाना है, उसी के लिए ये अतिरिक्त राशि जो है अब निकल कर आ रही है। हालांकि राज्य सरकार ने बजट में पहले ही 40 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया था, लेकिन अब जो अतिरिक्त राशि की मांग आ रही है वो इसी के मद्देनजर आ रही है कि जरूरत पड़ने पर ज्यादा सामान की खरीदी की जाएगी। सैनिटाइजर और दूसरी व्यवस्थाओं पर जो है चुनाव आयोग को राशि खर्च करना होगी, तो उसके लिए अभी से इंतजाम करना होंगे। यानी कि ये अतिरिक्त खर्चे जो चुनाव के ऊपर खर्च होगा, 2018 के चुनाव में जो सामान्य तौर पर खर्चा आया था उससे कहीं ज्यादा ये खर्चा इस बार उपचुनाव में निकल कर आ रहा है, जो कि अब राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि देकर चुनाव आयोग को देना होगा ताकि ये जो पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से और निपट सके। बिल्कुल अनुराग, और गाइडलाइन का पालन कितना हो पा रहा है इस चुनाव में, अभी प्रचार में कितना हो पा रहा है, इन सवालों के साथ आपके पास दोबारा लौटूंगी। फिलहाल रुक करूंगी बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी का। मालू जी, आपने अनुराग को भी सुना, कितना तामझाम, कितने खर्चे, कितनी एहतियात। कांग्रेस ये कह रही है ये सब कुछ नहीं होता अगर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं होती बीजेपी की और दल बदलू वहां नहीं गए होते। हर सीट पर, ये खर्चे की बात तो अभी आई है, हर सीट पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रचार ही इस ढंग से कर रहे हैं कि देखिए आपके बगल के जिले में चुनाव नहीं है क्योंकि वहां का जो नेता है वो दल बदलू नहीं था। कीमत आप वोटर को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस के घर को बचाने की जवाबदारी हमारी नहीं थी। ये सब नहीं होता यदि महत्वाकांक्षा नहीं होती, ये सब नहीं होता, या हठधर्मिता नहीं होती, ये सब नहीं होता, वादा खिलाफी नहीं होती। ये हुआ है, लोकतंत्र में कुछ मूल्य होते हैं, लोकतंत्र में वचन की कोई कीमत होती है। वो लोकतंत्र में जनता का भी धैर्य एक समय तक होता है, लेकिन आप जनता से वादे करें वो पूरे न करें और आपके ही दल के लोग आपसे सवाल करें और आप उसको जवाब में कहें सड़क पर उतर जाइए, तो ये हठधर्मिता नहीं तो क्या है। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि आपके घर को बचाने की, अपना घर संभालने की जिम्मेदारी खुद की कांग्रेस की थी जिसने नहीं संभाला। वो नहीं संभाला तो उसका परिणाम आज ये हुआ कि जनता को, ये प्रदेश को ये भार उठाना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही विपक्ष में बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस समय कोशिश भी नहीं की अल्पमत की सरकार बनाने की। आप लोगों ने अल्पमत की सरकार बनाई और अल्पमत के धर्म का पालन नहीं किया। इसका परिणाम है कि ये चुनाव इस रूप में आए हैं और अब आप हमसे कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और चूंकि उसके बाद भी लोकतंत्र बचाने के लिए यदि कि उसकी कोई कीमत नहीं होती, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के उन्नयन, विकास और उसकी मजबूती के लिए कोई उसके आगे किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। और ये पेंडेमिक जो महामारी आई है वो किसी की ये प्राकृतिक आपदा है और इसके कारण
चुनाव का खर्च बढ़ा है। लेकिन यदि वो चुनाव का खर्च नहीं आता, यदि कांग्रेस अपने अंतर विरोधों को संभाल लेती, अपने जो वचन दिए थे उनको पूरा करती, तो उनके लोगों को ये नहीं कहना पड़ता कि जनता से वचन दिए हैं वो पूरा करिए, और नहीं करेंगे तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। बिल्कुल, अजय सिंह यादव जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इनकी वजह से हुए चुनाव, आपने जवाब भी सुना गोविंद मालू का कि घर नहीं संभाल पाए। दूसरा, बीजेपी ये भी कर रही है कि अब जैसे ही लोकतंत्र की हत्या ये मुद्दा आप उठाते हैं, वो इतिहास की किताबें खोल लेती हैं और 1952 से शुरू करते हैं और 2009 के कर्नाटक एपिसोड तक आ जाते हैं और बताते हैं कि आपने भी तो कितनी राज्य सरकारें भंग करवाई हैं। देखिए शिफाली जी, देश चलता है संविधान से। संविधान के नियम कायदे बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से दुरुपयोग होगा। संविधान में प्रावधान था उपचुनाव का उन क्षेत्रों के लिए जहां किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो जाए या किसी दुर्घटना की वजह से उपचुनाव की नौबत आए। लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के 25 विधायकों से इस्तीफे दिलवा देगी और उपचुनाव थोप देगी। आपने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र में दलबदल के लिए भी प्रावधान है। 2/3 से ज्यादा सदस्य अगर आपके साथ होते तो मान लिया जाता कि दलबदल भी नैतिक रूप से हुआ है। लेकिन यहाँ आपने एलिफेंट ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराई और चुनाव आयोग के ऊपर जो भार जनता के पैसे का भार पड़ रहा है, ये पूरी तरह से भाजपा और इन बिके हुए नेताओं को देना चाहिए। शिफाली जी, मैं तो साथ में एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। चुनाव का खर्चा तो 100 करोड़ हो रहा है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में भाजपा के नेताओं ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकारी खर्चे से जो रैलियां करी हैं, उनका खर्चा कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ रुपए, और मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं था। 10,000 करोड़ का कर्जा लेके राजनीतिक रैलियां इस सरकार ने करी हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कोरोना काल में जो चुनाव थोपे गए, उस वजह से मध्य प्रदेश में 2600 से ज्यादा मौत हुई। कल हमारे सागर ग्रामीण के अध्यक्ष नरेश जैन जी की मौत हुई क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, उन्हें जनसंपर्क करना पड़ा, कोरोना से प्रभावित हो गए। क्या इस सब जवाबदारी से भारतीय जनता पार्टी बच सकती है? और मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार की आप बात करते हैं? आज उज्जैन में अवैध शराब से 10 लोगों की मौत हो जाती है। आपकी सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है क्योंकि खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। कौन से वादों की बात करते हैं? बताइए सिंधिया जी, कौन सी रोड पे उतरे, पार्लियामेंट में पहुंच गए, 14 बिके हुए विधायकों को मंत्री बना दिया। आप बताइए कौन से मुद्दे को आपने पूरा किया? केवल और केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से धोखे से, फरेब से आपने सरकार बनाई है। हमसे कहते हैं 115 में हमने अल्पमत की सरकार बनाई और आप 107 विधायक के साथ सरकार बना के बैठे हैं तकनीकी बहुमत पाके। शर्म आना चाहिए मालू जी, शर्मनाक बर्ताव है। केवल 20 दिन की सरकार बची है आपकी, जनता जवाब देगी। आपने प्रदेश के खजाने को भी लूटा है और साथ ही कोरोना जैसी महामारी में जनता को झोंका है। ये केवल अजय सिंह यादव नहीं कह रहे, आज विधायक कुणाल चौधरी का भी ये बयान आया है कि जो खर्चा बढ़ा है उसकी वसूली जो दल बदल करके नेता गए हैं उनसे करनी चाहिए। दूसरा एक आरोप अजय यादव और लगा रहे हैं कि जो सौगातों में पैसा बहा है, पहले ही कर्ज में है सरकार, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है और गरीबी में आटा गीला वाले हालात हो रहे हैं। शेफाली, वास्तव में कांग्रेस को सोचना चाहिए, अंतरावलोकन करना चाहिए कि ये इस सब का जिम्मेदार कौन था। निश्चित ही अपने घर को संभाल नहीं पाने की असफलता, उसके कारण ये चुनाव आए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन अब वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं कि ये थैली खोल दी, पैसा बहा दिया, आप लोगों ने सब योजनाओं को बाधित कर दिया 15 महीने। उन 15 महीने में जो बाधित हुई योजनाओं उसको फिर से प्रारंभ किया, विकास के काम को फिर से प्रारंभ किया इस सरकार ने। वो तो तबादला उद्योग चला रहे थे, बाकी सब बंद थे। अब इस सरकार ने आते से ही फिर से उस सारी मशीनरी को ऑन किया जो इन्होंने ऑफ कर दी थी। इसलिए ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची हैं। जहां तक कुणाल चौधरी या कोई भी बोले, ये तो लोकतंत्र की आस्था ही इन लोगों की नहीं है। EMS नामुद्रीपात की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया। सिप्ते रजी, रोमेश भंडारी, बूटा सिंह, इन लोगों ने क्या नहीं किया? लोकतंत्र की हत्या के हत्यारे तो ये लोग हैं। संविधान निर्माता की बात करते हैं, खुद बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने चुनाव हरवाया।
ये इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। ये तो एक परिवार के चरण चुंबन करने वाले लोग हैं। ये भारत माता, भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, इनका कोई लेना देना नहीं। ये तो सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं ताकि माल कमाया जाए, ताकि कुछ लिया जाए। ये माल नाम किसी का बताते हैं, माल किसी के नाम से बेचते हैं और उसके बाद में बैठा किसको देते हैं दुकान पे। इसीलिए जिस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है जनता के साथ, उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। और ये जो सपने देख रहे हैं, ये शेख चिल्ली के सपने साबित होंगे। अनुराग का रुख करूंगी मैं। अनुराग, इतिहास में गई बीजेपी और लोकतंत्र की हत्या का जब जब जिक्र आएगा, अब इसी तरह से वाद विवाद होगा। लेकिन हम बात करें गाइडलाइन की, और जनता जिसे देख रही है कि कहा यह गया था, गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जो नामांकन भरने जाएंगे उम्मीदवार, उनके साथ गिनती के लोग होंगे, लेकिन वहां भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है? और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शबाब पर आना बाकी है चुनाव का। बिल्कुल, देखिए शेफाली जी, अभी 15 से 16 दिन का समय बाकी है उपचुनाव होने में। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि कोविड-19 को लेकर चाहे कोर्ट के निर्देश हो या फिर केंद्र सरकार की गाइडलाइन हो, उनकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने इस बात के भी निर्देश दिए थे कि राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटना चाहिए। इसके बदले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या की भीड़ को जुटाया जा सकता है, बशर्ते जो कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन किया जाए। लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया और एक बार फिर हाईकोर्ट को इस बात के लिए उन जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाना पड़ी जहां पर संख्या से ज्यादा में कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यक्रमों में पहुंच रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है कि जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं और उसको लेकर जो खर्च निकल कर आ रहा है वो उन पूर्व विधायकों से वसूला जाना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। को हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होना है। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जरूर है इस बात को लेकर कि यदि वो उपचुनाव करा रहा है तो वो उन तमाम गाइडलाइन का पालन करे और इसी के लिए अभी से इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथों की संख्या को बढ़ाया गया है, इसके अलावा सहायक पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। साथ ही किसी भी तरीके की डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो है बाहर टेंट लगाए जाएंगे, इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, ग्लव्स होंगे और साथ ही किस तरीके से टोकन व्यवस्था को लागू किया जाएगा इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से हर संभव वो जब चुनाव अपने आखिरी अंतरे में पहुंच चुके होंगे। आज की तस्वीर की बात करें, मैं रुक करूंगी। गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी, दो तस्वीरें बताती हूं आपको, दो उल्लेख करती हूं। ब्यावरा सीट से नारायण सिंह पटेल जुलूस के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे और इंदौर से आप आते हैं और सांवेर सीट में तुलसी सिलावट का जो जुलूस निकला नामांकन का, उसकी वजह से ये हुआ कि एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल पाई। तो अगर सियासी दल जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और वो ये समझेंगे कि कोविड का असर क्या राजनेताओं पर नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, कैसे चुनाव आगे बढ़ पाएगा इस पेंडेमिक में? शेफाली, कुल मिलाकर सब कुछ पालन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो नामांकन भरने जाते समय जब जनता का उत्साह है वो जब उमड़ता है और सरकार के खिलाफ आक्रोश जब जमीन पर आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए ये सब होता है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, तो भजनलाल की भजन मंडली को पूरी की पूरी अपने में संभाल लेने वाले यही लोग हैं और आयाराम गयाराम का भी प्रकटीकरण इनके यहाँ से हुआ है। इसलिए ये दल बदल और इन सब बातों को इनको करने की कोई इनके लिए ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इनको अब चुनाव के मैदान में अपनी बात कहना चाहिए। 15 महीने में इन्होंने क्या क्या पाप किए और क्या क्या किया इन्होंने, उसका जवाब और इसका हिसाब किताब, उसकी बैलेंस शीट जनता के बीच में रखना चाहिए। और ये समझ रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो किस चेहरे को लेकर जाएंगे। इनके 10 साल का दिग्विजय सिंह सरकार का बंटाढार का इतिहास और 15 महीने का मिनी बंटाढार, ये जब जनता के बीच में जाएगा तो इनको इनकी असलियत पता लग जाएगी। इसी से घबरा रहे हैं ये लोग।
बिल्कुल, क्या लेकर जाएंगे? आप कह रहे हैं कि खाका लेकर जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जवाबदेही ये है कि कोरोना के संकट में कितने जिम्मेदार हैं राजनीतिक दल। अजय सिंह जी, आपसे भी मेरा सवाल यही कि बड़ा मलहरा में रामसिंह भारती और नेपानगर में रामकिशन पटेल, तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में हमारे नेता कमलनाथ जी के ऊपर भांडेर में एफआईआर दर्ज होती है कोरोना नियमों के तहत, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच को संज्ञान लेना पड़ता है। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। यह भेदभावपूर्ण बर्ताव है और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं शिफाली जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव का खर्चा निश्चित ही इन 25 बिके हुए नेताओं को देना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो वो पैसा बांट ही रहे हैं। बिसाहू लाल सिंह नोट बांटते हुए दिखे, सुरेश धागड़ 10-10 हजार रुपए के लालच दे रहे हैं, ब्रजेंद्र यादव साड़ियां बांट रहे हैं। इंदौर में भी कल किस तरह से आकाश विजयवर्गीय जी को नोट बांटते हुए एफआईआर हुई। तो संपूर्ण पैसा जो आपको 50-50 करोड़ रुपए मिला है, उसमें से चुनाव का खर्चा भी दे देना चाहिए ताकि जनता के ऊपर भार ना पड़े। इसमें क्या गलत बात है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उल्टा शासकीय खर्चे से प्रचार किया। इंदौर में शासकीय आदेश हुआ, सांबेर में रैली के लिए सैकड़ों बसें अधिग्रहित की गईं। ग्वालियर में जितने भी कार्यक्रम हुए, सभी कार्यक्रमों का भुगतान सरकार द्वारा किया गया। यहाँ तक कि भीड़ जुटाने के लिए बसें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मालू जी से जवाब ले लेते हैं। मालू जी, खर्चे की बात आई है तो फिर हाई प्रोफाइल जिक्र आएगा। और 28 सीटों के उपचुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है सांवेर। अजय जी, मेरा सवाल मालू जी से है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है सांवेर और चुनाव आयोग को भी ये शंका थी कि वहां पानी की तरह पैसा बहाया जा सकता है, इसलिए 70 दल तैनात किए गए हैं वहां पर। मालू जी, शेफाली, ये इनको मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गुलाम बना रखा था सीबीआई को, पिंजरे का तोता, जिस तरह से चुनाव आयोग को इन्होंने अपने गिरफ्त में ले रखा था इंदिरा गांधी के जमाने से सब लोग। देखिए, अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप लोगों ने वोट कर लिया। मालू जी, आप कुतर्क कर रहे हैं। मालू जी, आप बताइए क्या मेरा अनुरोध है। मालू जी, सांवेर पर आए, हम सांवेर पे बहुत नजदीक है इंदौर के, सांवेर पर आए। जवाब दीजिए, क्या सरकारी आदेश नहीं था? क्या कल आकाश विजयवर्गीय पे एफआईआर नहीं हुई नोट बांटने के लिए? अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। चुनाव आयोग मालू जी से बात पूरी कर लेने दीजिए। कोई संज्ञान मत लीजिए। आप शिकायत करिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अपने आप काम करेगा। वो संवैधानिक स्वतंत्र बॉडी है, वो एक स्वायत्तशासी संस्था है। आपने जैसे गुलाम बना रखे थे, ऐसे अब चुनाव आयुक्त नहीं है। अब तो बहुत ही, अरे मालू जी, साच को आज क्या है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ सामने है। क्या बीजेपी वहाँ, बीजेपी सांवेर सीट पर आरोप लगा रही है और ये शंका जता रही है कि बीजेपी बहुत संक्षेप में आपका जवाब, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अजय जी, देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कमलनाथ जी ने 15 महीने में 80% से ज्यादा बड़े वायदे पूरे किए हैं और माफिया के खिलाफ हमने अटैक किया। इसलिए माफिया के साथ पैसे लेकर इन्होंने सरकार गिराई है। पूरे मध्य प्रदेश में रेत माफिया, शराब माफिया, गठबंधन किया आपने, सबका बोलबाला है। कैलाश विजयवर्गीय जी कमिश्नर ऑफिस में गए थे, माफिया के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाकर। सच छुप नहीं सकता है मालू जी, झूठा छोटा सौदा छुपता है, बड़ा सौदा नहीं छुपता है। जनता ने देखा है, माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाई की। आपके नेता कमिश्नर ऑफिस गए थे, माफिया भूमाफिया विजयवर्गीय जी गए थे कमिश्नर ऑफिस में, जब हमने माफियाओं के संरक्षण के लिए माफिया अभियान चलाया आपने और केवल अपने विरोधियों को कुचलने के लिए चलाया। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक देख रहे हैं कि सियासत में जनता की आवाज कैसे गुम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम जनता का सवाल उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इम्तिहान सबसे बड़ा वोटर का भी है। सबसे महंगा चुनाव और सबसे ज्यादा संवेदनशील चुनाव स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।